Bismillahirrahmanirrahim. Today's my topic is congenital malformation. Today I will cover two topics in this lecture: congenital malformation and the chromosomal anomalies. So the birth defects, first of all we should know the causes of the birth defect, ways of malformation, chromosomal anomalies, numerical and structural. Mean chromosomal anomalies may be because of the decrease or increase in number, or because of the structural defects in the chromosomes. The classification of congenital malformation we can classify in 6 ways. Number 1, failure of the development. Failure of development of any organ. Agenesis mean failure of the development. कोई organ नहीं बना, for example kidney, liver, any organ, it is called the agenesis. Incomplete development mean some part of the gland or any organ formed but not complete in structure. Developmental excess मीन जैसे आपने देखा होगा कुछ उंगलियां ज़्यादा होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंटल एक्सेस. मिसप्लेसमेंट मीन जैसे अपनी जगह से हटके किसी और जगह पे मौजूद है वो. परसिस्टेंस ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स. नॉर्मली ड्यूरिंग डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे में होती हैं लेकिन एडल्ट में नहीं होती, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए. लेकिन अगर वो रह गई, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर थे जिनको ख़त्म होना था, परमानेंटली रह गई, तो हम उसको कहेंगे परसिस्टेंस ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, और वो नॉर्मल चीज़ नहीं है. ठीक है, अब इन सब का ये मैंने लिखा भी हुआ है. ऑर्गेनिक डेवलपमेंटल फेलोर, डेवलपमेंटल फेलोर ऑफ द डेवलपमेंटल मीन एजेनेसिस ऑर्गन का हो सकता है, कोई सेल का ऐसा हो गया, जैसे रीनल एजेनेसिस ऑर्गन में आ गया. हर्च स्प्रंग डिजीज ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंटेस्टीन में पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन उस जगह एब्सेंट होते हैं. अब पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन का नॉर्मल फंक्शन है कि वो पेरिस्टल्सिस को बढ़ाते हैं और इंटेस्टीन से स्टूल या दूसरी चीज़ें जो है वो आगे मूव करती है. तो बिलफर्ज अगर ये गैंग्लियन एक किसी जगह पर एब्सेंट है तो वहाँ पर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट नहीं होंगी, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ वहीं स्टोर होती जाएगी और उसका साइज उस ऑर्गन का, इंटेस्टाइन के उस पार्ट का इंक्रीज होता जाएगा, जिसको मेगा, ख़ास तौर पे ये कोलान में होता है, जिसको मेगा कोलान भी कह सकते हैं. और उस डिसीज़ का दूसरा नाम क्या है? हर्च स्प्रंग डिजीज़. ठीक है, और ए गैंग्लियनिक डिजीज़ भी कहते हैं. ए मीन एब्सेंट. तो ये किसी ऑर्गन की भी एब्सेंस हो सकती है, कोई सेल का भी एब्सेंट होना भी इसी में आता है, फेल्योर ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, फिर मैंने कहा इनकम्प्लीट डेवलपमेंट. इनकम्प्लीट ग्रोथ हो गई या इनकम्प्लीट यूनियन हो गई, इनकम्प्लीट सब डिवीजन, इनकम्प्लीट माइग्रेशन. जैसे इनकम्प्लीट ग्रोथ में जैसे कुछ बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं, डार्फिज्म, उनकी बोन आपने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा होगा, बिटवीन द बोन the epiphysis, between the epiphysis and diaphysis there is a plate of the hyaline cartilage called the epiphyseal plate of cartilage, which helps in the growth length. If it fuse early in before the time of the fusion, then the child's height will be less, mean it is called the dwarfism. Or organ microphthalmia means small size. Incomplete union, क्लेफ्ट लिप. अब जब फेस की डेवलपमेंट होती है, जो हार्ड क्लेफ्ट आपने पढ़ा है या लिप पढ़ा है, ये एक साइड राइट एंड लेफ्ट साइड से दो स्ट्रक्चर आते हैं और आपस में बीच में फ्यूज़ होते हैं, और अगर ये फ्यूज़ नहीं हुए तो वो फ्यूज़ वाली जगह एज ए क्लेफ्ट के तौर पर रह जाएगी. इनकम्प्लीट सब डिवीजन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स. सब डिवीजन जो होता है, जैसे हार्ट है, इनिशियली जब बनता है वो हार्ट ट्यूब सिंगल एक ट्यूब होती है. देन आफ्टर some time the septa forms in between this chamber and divide the heart into 4 chamber. अगर वो कंप्लीट ना बने तो हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल, या वेंट्रिकल्स में या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, किसी में भी चैम्बर में वो सेप्टा सही कंप्लीट डेवलप ना हो तो. इनकम्प्लीट माइग्रेशन, नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन में डेवलप होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिफोर बर्थ इनको
आना होता है स्क्रोटम में। तो अगर ये डिसेंड ना हो तो मीन माइग्रेट नहीं किया इन्होंने, ठीक है। ये भी आएगा किसमें, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल एक्सेस ज़्यादा बन गया कुछ चीज़। अब जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है ये जायजेंटिज्म, ये लंबे कद वाले जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट होती है ना। अब एक्सेसिव कोई भी हार्मोन, कोई ऐसी चीज़ है, कोई मैक्रोग्लोसिया मीन टंग जो है वो लार्ज साइज की है, ठीक है। तो ये हार्मोनल ज़्यादातर मोस्टली ये जो जेंटिज्म है ना, ये उसकी वजह से होता है। मैक्रोग्लेसिया मीन लार्ज साइज, इंक्रीज टंग, इंक्रीज नंबर, जैसे उंगलियां ज़्यादा हैं, या जैसे एनिमल्स में निपल ज़्यादा होती हैं, इस तरह ह्यूमन में भी इनिशियली होती हैं, लेकिन वो बाकी डिजेनरेट हो जाती हैं। तो जो अगर वो डिजेनरेट ना हो, मिसप्लेसमेंट, मिसप्लेसमेंट में क्या है, इट अकर्स आइदर बाय एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ ऑर्गन, जैसे अगर लिवर राइट साइड पे है तो वो लेफ्ट पे है, बाय एबनॉर्मल साइट ऑफ ओरिजिन पैलेटाइन टीथ, मीन पैलेटाइन टीथ जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, किसी और जगह पे ग्रो कर रहा है। ड्यू टू दी इनकम्प्लीट और एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट, मीन जो मैंने अभी कहा कि टेस्टिस की ट्रांसपोर्ट होते हुए आते हुए नीचे आते हुए एब्डामेन से स्क्रोटम में आते हुए बीच में किसी जगह रुक गया तो वो एक्टोपिक टेस्टिस हुआ, ठीक है। और थायराइड में इसी तरीके से टंग से नेक में शिफ्ट होकर आता है, तो किसी जगह पे अगर उसकी पार्ट्स मिल गए तो हम उसको कहेंगे एक्टोपिक थायराइड, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो मैंने कहा था कि नॉर्मली बच्चों में होते हैं, छोटों में, एम्ब्रियनिक लाइफ में, फिर एडल्ट में उनको नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी इलियम से एक पोर्शन निकलता है, उसको वो डायवर्टिकुलम रह जाए, या थायरोग्लोसल सिस्ट, मैंने अभी आपको कहा कि थायराइड जो है वो टंग से लेके एक नेक में आके डेवलप होता है, उसको उन सेल को लाने वाली एक डक्ट होती है, उसको नॉर्मली डिजेनरेट होना चाहिए। अगर वो डक्ट डिजेनरेट नहीं हो गई जब थायराइड आ गया नेक पे, और अगर वो डिजेनरेट नहीं हुई तो हम उसको कहेंगे थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है। मैकल्स डायवर्टिकुलम, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर दी abnormal structures which remains in adult. Heterotropia, development of tissue in structure where they are not normally found. For example, स्टमक को उसकी जगह पे होना चाहिए, पेंक्रियाज को उसकी जगह पे होना चाहिए, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है किसी और जगह पे, और वहाँ जैसे ये मैंने बताया इलियल डायवर्टिकुलम, जब इलियल डायवर्टिकुलम को खोल के देखोगे तो इसके अंदर आपको गैस्ट्रिक मिकोजा मिलेगा, जबकि इसके अंदर गैस्ट्रिक मिकोजा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एनॉमलीज काज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक्स में मीन क्रोमोसोमल एनॉमलीज में आ जाता है, ठीक है। तो दे में बी न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल मीन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 23, आउट ऑफ which 22 are autosomes and 1 is sex chromosome. If the number increase, it is called the Turner trisomy, and if number decrease, they are called the monosomy. So the numerical chromosomal anomalies जो आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, which are included Down syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome, Turner and the Klinefelter syndrome. इनमें से अब कौन सी ट्राइसोमी है, कौन सी मोनोसोमी है, वो आगे चल के बताऊँ। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनॉमलीज मीन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में एनॉमलीज है, उसमें कौन सी डिजीजेज आती है मोस्ट कॉमनली, क्राइडिचैट सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली, ठीक है। म्यूटेंट जीन्स, अगर म्यूटेंट है, एकोंड्रोप्लेजिया मीन कार्टिलेज नहीं बना, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम टाइप, दे आर इंक्लूडेड इन दी जीन्स में म्यूटेशन है। द बर्थ डिफेक्ट्स एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक फैक्टर मीन अगर डिफेक्ट्स हैं मोस्टली दे एंड इन एबॉर्शन समटाइम, एंड if they take birth they are congenitally defective. क्रोमोसोमल एनॉमलीज में भी न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल जो मैंने पीछे बताया। इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ द कंसेप्शन मीन प्रेगनेंसी एंड इन द स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, अचानक ही उनका एबॉर्शन हो जाता है, एंड दैट ऑफ 50% एबॉर्ट्स हैव मेजर क्रोमोसोमल एनॉमलीज, और जो 50% एबॉर्ट होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो तो एबॉर्शन हुआ, तो जब उनमें देखा जाता है कि जो एबॉर्शन हुई इसमें 50% काजेज यही होती हैं कि उनमें कंजेनाइटल क्रोमोसोमल एनॉमलीज थी। दस अप्रोक्सीमेटली 25% जो कंसेप्टस में जो फीटस होता है मेजर, उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होता है। द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनॉमलीज इन एबॉर्ट्स आर 45 मीन
46 नॉर्मल होता है ना, तो एक नंबर कम में मीन मोनोसोमी, एक्स टर्नर सिंड्रोम। एक्स का मतलब है कि ये किसमें है, फीमेल में। ट्राइप्लॉइडी एंड ट्राइसोमी 16, ट्राई मीन एक नंबर इनमें ज़्यादा। क्रोमोसोमल abnormalities अकाउंट्स फॉर 7% ऑफ मेजर बर्थ डिफेक्ट्स। जो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, क्रोमोसोमल एनोमलीज। एंड जीन्स म्यूटेशन जो होता है वो अकाउंट फॉर 8% उसकी कॉज ये होती है। ठीक है, तो ये आप देखिए ये नॉर्मल है, जो फर्स्ट में नॉर्मल मियोटिक डिवीजन है। ये प्लाज्मा फॉर्मेशन से ये सेपरेट हुए थे दोनों बिल्कुल, एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक इधर चला गया, फिर नॉर्मली जो आखिर में 4 सेल बने, हर एक के पास 23 मौजूद है। ठीक है, इसमें आप देखो नॉन डिस्जंक्शन, ये मियोटिक 1 में नॉन डिस्जंक्शन मीन प्लाज्मा फॉर्मेशन से सेपरेट ही नहीं हुआ म्योसिस 1 में। ये म्योसिस 1 का स्टेज है और ये म्योसिस 2 का है। तो डिफेक्ट इनिशियली कहाँ पे आ गया, म्योसिस 1 में। ज़्यादातर आता भी म्योसिस 1 में ही है अगर डिफेक्ट आना हो तो जो सेल जिसके पास 2 है उनके पास ज़्यादा है तो ये ट्राइसोमी में चला जाएगा, और जिसके पास है ही नहीं वो मोनोसोमी में चला गया। अच्छा, फिर अगर विल्फर्स म्योसिस 1 नॉर्मली सेपरेट हो गया और डिफेक्ट कहाँ पे आया, यहाँ पे सेपरेट होना चाहिए। म्योसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, इसको सेंट्रोमेर से यहाँ सेपरेट होना चाहिए। और अगर ये बस सेंट्रोमेर से सेपरेट नहीं हुआ और पूरा ही एक सेल की तरफ चला गया तो ये सेल अगर फर्टिलाइज करेगा ओवम से या स्पर्म से तो ट्राइसोमी होगी, और इससे अगर करेगा स्पर्म फर्टिलाइजेशन तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसोमी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली दिस डिफेक्ट्स अकर इन द म्योसिस 1। म्योसिस 2 में कम चांसेस होते हैं, लेकिन हो सकता है, ऐसे नहीं कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसमें आपको याद होना चाहिए कि दीज आर द एजेंट्स विच काजेज द टेराटोजेनेसिस। टेराटोजेन्स आर द एजेंट्स विच काजेज द एनोमलीज, and teratogenesis is the process. So the infectious agent कौन से, जैसे रूबेला वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसुला, टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड दी सिफिलिस। These are the viruses which causes this type of the defects in fetus, जैसे कैटरेक्ट, ग्लाकोमा। इसमें आप मोस्ट कॉमनली आपको कौन से याद होना चाहिए, जिसमें हार्ट डिफेक्ट और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड हेड एंड नेक के लिहाज से भी आपको पैलेट के डिफेक्ट्स भी। ठीक है, फिर फिजिकल एजेंट जैसे एक्सरे और हाइपरथर्मिया, जिसको टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसमें ये डिफेक्ट होता है। ठीक, ये आपको याद होने चाहिए। केमिकल कौन से एजेंट हैं, ये ड्रग्स हैं ज़्यादातर। इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लिथियम। ठीक है, तो और वेल्प्रोइक एसिड। देखो वेल्प्रोइक एसिड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सबसे पहले हो रहा है। ये ड्रग्स में